Hello friends, today we start our chapter 6 टिश्यू पार्ट 2। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, इसका पार्ट फर्स्ट भी हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड हो चुका है। जिन बच्चों ने नहीं देखा है प्लीज वो जाकर उस वाले पार्ट को देख लीजिए, जिससे आपको इसको अंडरस्टैंड करने में इजी होगा। तो आज हम लोग अपना दूसरा टॉपिक शुरू करते हैं। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने इस वाले डायग्राम को एक्सप्लेन कर दिया था। इसमें मैंने ये बता नहीं पाया था, ये जो एपिकल मेरिस्टेम होती है वो सबसे ऊपर वाले जो स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, और ये जो बीच वाला होता है इसे हम लोग बोलते हैं इंटरकार्पेलरी मेरिस्टेम, और ये जो नीचे वाला होता है इसे हम लोग बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। और ये जो बीच का हमारे पास जो स्पेस होता है खाली, ये हमारा किसी भी वर्क में नहीं आता है, ना ये कोई फंक्शन करता है, ये पूरी तरीके से यूजलेस होता है। So we move on our next topic. Apical meristem is present at the growing tips of the stem and roots and increase the length of the stem and the root. इसमें ये बताया गया है जो हमारे पास एपिकल स्टेम होती है वो प्रेजेंट होती है हमारी ग्रोइंग टिप पे। जो ग्रोइंग टिप होती है वो प्लांट के अपर साइड में सबसे ऊपर प्रेजेंट होती है, जहां से हमारे प्लांट की ग्रोथ डे बाय डे स्टिमुलेट करती है, यानी इंक्रीज करती है। और ये एपिकल मेरिस्टेम होता है, उसी तरीके से ये लेटरल मेरिस्टेम होता है, ये ऊपर की ग्रोथ को बढ़ाता है, ये नीचे की ग्रोथ को बढ़ाता है। जो लेटरल डिस्प्लेसमेंट वो लेटरल मेरिस्टेम होता है ये हमारी नीचे की रूट्स में प्रेजेंट होता है, ये हमारी रूट्स को ग्रोथ करने में हेल्पफुल होता है। और ये हमारी स्टेम होता है उसकी हाइट को बढ़ाता है, और रूट को भी लेंथ में इंक्रीज कराने में हेल्पफुल होता है। द गिर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजिंग ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम कैम्बियम। जो हमारे पास स्टेम की मोटाई होती है और रूट जो बढ़ जाती हैं उसका बढ़ने का ये कारण होता है, और स्टेम मोटे होने का ये कारण होता है, वो हमारे लेटरल मेरिस्टेम की कारण पॉसिबल होता है। इसे हम लोग बोलते हैं कैम्बियम। फिर इसके बाद चलते हैं इंटरकैलेलरी मेरिस्टेम सीन इन सम प्लांट लोकेटेड नियर द नोड। ये जो कैलेलरी मेरिस्टेम होती है वो हमारे हर पौधों में नहीं दिखाई देती है, ये हमारे कुछ पौधों में दिखाई देती है, ये हमारे नोड के पास सिचुएटेड होती है। इसको हम लोग बोलते हैं, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, नोड ये ऊपर दी गई हैं, और ये जो बीच बीच में ये यहाँ पर दिए गए हैं ये नोड्स होते हैं, ये नोड्स के बीच में प्रेजेंट होता है कुछ प्लांट स्पीसीज में। सो आप लोग ये देख सकते हैं, इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में बताया गया है। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, ये रिप्रेजेंट करता है अलग अलग मोड्स और फंक्शन को जो कि एक प्लांट में हैपनिंग होते हैं। सबसे पहले हम लोग डायग्राम के बारे में जान लेते हैं। ये एक सिंपल ट्री का एग्जाम्पल है जिसमें मैंने लीव्स को बनाया है और रूट्स को शो करा है। इसमें जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, और ये जो हमारे पास ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है इस कंडीशन को बोलते हैं शूट। इसको हम लोग बोलते हैं, ये जो नोट जा रही है सबसे पहले इसे हम लोग बोलते हैं इंटरकैलेरी मेरिस्टेम, और ये जो आप देख सकते हैं इसको हम लोग बोलते हैं नोड। ये यहाँ से जो स्ट्रक्चर जा रहा है एक लीफ में कन्वर्ट हो जाता है आगे जाके, इसको हम लोग बोलते हैं नोड। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये स्टेम है, ये स्टेम यहाँ से आप लोग देख सकते हैं थिकर हो रही है, तो इसको हम लोग बोलेंगे लेटरल मेरिस्टेम। और यहाँ पे मैंने समझाया भी हुआ है ये स्टेम का थिक होना, जैसे ये स्टेम थी तो ये इसकी इतनी थिक इंक्रीज हो गई, यहाँ से भी हो गई इतनी और यहाँ से भी हो गई, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं लेटरल मेरिस्टेम। और ये रूट है जैसे मैंने यहाँ पे बनाई है, ये जो नीचे वाली स्ट्रक्चर होता है ये इस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम। अब एपिकल मेरिस्टेम और एपिकल मेरिस्टेम ये जो हमारे पास दो
चीजें दी गई हैं ये बिल्कुल सेम नेम की हैं और आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि इन दोनों का क्या फंक्शन होता है। जो एपिकल मेरिस्टेम टॉप ऑफ द प्लांट होता है वो प्लांट के टॉप पार्ट को ग्रोथ करने में हेल्पफुल होता है, यानी प्लांट को ऊपरी सतह से या ऊपर की तरफ से बढ़ने में मदद करता है। और जो हमारे पास एपिकल मेरिस्टेम डाउन में होता है वो हमारी जड़ों को नीचे जमीन में फैलने के लिए जिम्मेदार होता है या उसमें मदद करता है। तो यही हमारा डायग्राम है, इसके थ्रू आप लोग समझ सकते हैं हमारे इस वाले टॉपिक को जिसका नाम है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये डायग्राम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपने ये वाला चैप्टर पढ़ा है और इस वाले डायग्राम को नहीं याद करा है तो आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि इस वाले डायग्राम के बिना आपको आगे कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। आप लोग इस डायग्राम को अच्छे से देखिएगा और वीडियो पोस्ट कर आप लोग उसको ड्रॉ भी कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एज द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी एक्टिव दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। जो हमने इसमें पढ़ा था पीछे इस वाले पैरा में, जो हमारे पास इंटरकेलरी मेरिस्टेम होता है इसके सेल्स काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं। इसके सेल्स काफी ज्यादा एक्टिव होते हैं और ये डेंस साइटोप्लाज्म होता है, यानी इसमें साइटोप्लाज्म छोटा होता है और इसमें बहुत ही पतली सेलुलोज की लेयर्स होती हैं और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होता है। यानी प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई का मतलब वो हुआ जो कि एक ही न्यूक्लियाई होता है जिसके थ्रू ये पूरा स्ट्रक्चर डिपेंडेबल होता है। दे लैक वैक्यूल्स, इसमें वैक्यूल्स की हमको कोई भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब इसका क्वेश्चन पढ़ते हैं। कैन वी थिंक वाई दे वुड लैक वैक्यूल्स? यू माइस्ट वांट टू रेफर टू द फंक्शन टू द ऑफ वैक्यूल्स इन चैप्टर ऑन सेल। जैसा कि आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, जो इसमें कंडीशन है इसमें हमारा न्यूक्लियाई होता है और इसके बजाय अगर हमारे पास दूसरी कंडीशन होती तो उसमें डिवीजन ऑफ सेल होता है, इसीलिए उसमें हमारे पास वैक्यूल्स का लैक नहीं होता, यानी उसमें हमें वैक्यूल्स की जरूरत होती है। और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट है, इसीलिए यहाँ पर हमें वैक्यूल्स की कोई भी जरूरत नहीं है। यही इसका आंसर है। इन दिस कंडीशन वी डज नॉट हैव एनी थिंग टू यूज इन द वैक्यूल्स कंडीशन, सो देयर इज नो needed of vacuoles in the prominent nuclei condition, but in the division of cell the vacuoles are needed for the appropriate condition. आगे चलते हैं परमानेंट टिश्यू पे। What happens to the cell formed by meristematic tissue? क्या होता है जब एक सेल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनता है? दे टेक अप ए स्पेसिफिक रोल एंड लूज द एबिलिटी टू डिवाइड। ये अपना एक स्पेसिफिक रोल को शो करता है और इसमें डिवाइड करने की क्षमता कम हो जाती है, यानी ये अपने सेल्स को डिवाइड नहीं कर पाता है और उसकी ये क्षमता कम हो जाती है। एज ए रिजल्ट दे फॉर्म ए परमानेंट टिश्यू। फिर बाद में ये खुद को एक परमानेंट टिश्यू बनाता है। जो परमानेंट टिश्यू होता है उसका एक ही वर्क होता है। अगर जैसे कि आप किसी प्लांट में परमानेंट टिश्यू का वर्क पूछेंगे और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का वर्क पूछेंगे तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का तो वर्क होता है किसी भी प्लांट में ग्रोथ को स्टिमुलेट करना, यानी उसको बढ़ाना, और जो परमानेंट टिश्यू होता है वो किसी भी प्लांट के किसी भी पार्ट को, जो कि एक सिंगल पार्ट को कैरी करता है और उसी की ही देखभाल करता है, यानी उसी को ही अपने अंडर कंट्रोल रखता है, उसकी ग्रोथ चेक करता है, उसकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना। ठीक है, ये इसका आंसर है, या यही समझ सकते हैं आप लोग। परमानेंट टिश्यू होता है वो केवल एक ही सेल को
सपोर्टिव होता है एक ही सेल के लिए, वो एक ही सेल के साथ वर्क करता है ओनली, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। ये परमानेंट टिश्यू एक ही जगह के लिए परमानेंट वर्क करता है। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप ए परमानेंट शेप, साइज एंड ए फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। यहाँ पे एक प्रोसेस होता है, वो हमारे परमानेंट शेप देता है, साइज देता है और एक प्रॉपर फंक्शन देता है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफरेंशिएशन। सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिफरेंशिएट टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। जो हमारे पास सेल्स होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, वो डिफरेंशिएट करते हैं काफी सारे अलग अलग वर्क को। काफी अलग अलग प्रकार के परमानेंट टिश्यू होते हैं जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। मैंने एक आपके लिए लाइफ साइकिल दिखाई है, या आप समझ सकते हैं मैंने उस डायग्राम के थ्रू आप लोगों को ये बताने की कोशिश करी है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं और जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उसमें कितने कितने पार्ट्स होते हैं और उसके कितने कितने टाइप्स होते हैं। सो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे इस वाले डायग्राम की ओर। इसमें मैंने आप लोगों को बताया है प्लांट टिश्यू के बारे में। जो प्लांट टिश्यू होता है उसमें हमारा क्या स्ट्रक्चर होता है और उसमें क्या क्या इवेंट्स होते हैं। ये जो प्लांट टिश्यू होता है ये टू टाइप्स में होता है, एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, फर्स्ट वन इज मेरिस्टेमेटिक, सेकंड वन इज परमानेंट टिश्यू। फर्स्ट वी टॉक अबाउट द मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हैविंग विच काइंड ऑफ various parts in them. First one is apical meristem, second one is lateral meristem, third one is intercalary meristem. फिर इसके बाद हम लोग चलते हैं परमानेंट टिश्यू में। परमानेंट टिश्यू हैविंग कैरी टू वेरियस टाइप्स, फर्स्ट वन इज सिंपल, सेकंड वन इज कॉम्प्लेक्स। तो फर्स्ट वी मूव ऑन द सिंपल। सिंपल कंटेन्स ए sclerenchyma. Sclerenchyma having two conditions. First one is fiber, second one is scleriates. सिंपल में हमारे पास टू वेरियस पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज पेरेन्काइमा, सेकंड वन इज कोलेनकाइमा। ये जो कोलेनकाइमा होता है इसमें तो हमारे पास कुछ और पार्ट्स नहीं होते हैं, पर पेरेन्काइमा टू टाइप्स के होते हैं कंडीशंस। फर्स्ट वन इज क्लोरेनकाइमा, सेकंड वन इज एरेनकाइमा। सो वी मूव ऑन आवर नेक्स्ट पार्ट, कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कैरिंग टू टाइप्स ऑफ कंडीशन। फर्स्ट वन इज जाइलम, सेकंड वन इज फ्लोएम। जाइलम हैविंग contains 5 types of events and the phloem contain 4 types of events in them. Xylem having 5 events. First one is tracheates, second one is vessels tracheae, third one is xylem parenchyma, fourth one is xylem parenchyma, fifth one is xylem fibers. Phloem contains first one is seed tubes, second one is companion cell, third one is phloem parenchyma, fourth one is phloem fibers. ये वाला डायग्राम है जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये वाला डायग्राम नहीं ड्रॉ करा है तो आप इसको जरूर ड्रॉ करिएगा। ये आपकी अंडरस्टैंडिंग को इजी बनाएगा और आप इसके थ्रू इस चैप्टर को काफी इजीली समझ पाएंगे। सो वी मूव ऑन नेक्स्ट टॉपिक, सिंपल परमानेंट टिश्यू। A few layers of cell from the basic packaging tissue. जो हमारे पास सेल की कुछ लेयर्स होती हैं जो बेसिक पैकेजिंग होती हैं टिश्यू में, उसको हम लोग कहते हैं पेरेन्काइमा। दिस टिश्यू इज पेरेन्काइमा, ए टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू। ये एक पेरेन्काइमा टिश्यू होता है और इसका एक टाइप है जिसे हम लोग बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। तो चलिए चलते हैं, इसमें ये पता चलेगा कि पेरेन्काइमा टिश्यू का क्या वर्क होता है और ये क्या क्या कंटेन करता है।
इट कंसिस्ट ऑफ रिलेटिवली अनस्पेशलाइज्ड सेल विथ थिन सेल वॉल्स। ये अपने साथ कंसिस्ट करता है, यानी ये अपने साथ कैरी करता है कुछ अनस्पेशलाइज्ड सेल को, जो कि ज़्यादा वर्क एबल नहीं होते हैं, और इसमें काफ़ी ज़्यादा पतली सेल वॉल होती है जो उसके सेल्स होते हैं उसमें। दे आर लाइफ सेल, ये एक जिंदा सेल होते हैं, ये डेड नहीं होते हैं और ये अपनी फंक्शनिंग को कर भी सकते हैं। दे आर यूजली लूजली पैक्ड, ये काफ़ी ज़्यादा लूजली पैक्ड होते हैं, जैसा कि आप लोग इस डायग्राम को देख सकते हैं। यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उसके थ्रू आप लोगों को समझ में आएगा। अगर ये मान के चलिए ये हमारा एक डायग्राम है परमानेंट टिश्यू का, तो इसमें हमारे पास ये सारे सेल्स हैं। अगर ये सेल्स हैं तो इसमें ये बीच में जो स्पेस हमारे पास लेफ्ट रहता है, तो ये दिखाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा लूजली पैक्ड है, यानी ये काफ़ी ज़्यादा अपने बीच में स्पेस को छोड़े हुए हैं, इसीलिए हम लोग उसको बोलेंगे लूजली। और अगर ये एक ही लाइन में जॉइंट होते या ये अपने आप में हनी लाइक स्ट्रक्चर बना रहे होते तो हम इसको बोलते दे आर यूजली टाइटली पैक्ड, पर ये लूजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए हम इसको कहते हैं परमानेंट टिश्यू, और इसी सेल्स को हम लोग कहते हैं अनस्पेशलाइज्ड सेल। अब इस वाले डायग्राम को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम किसी भी प्लांट के पार्ट को लेते हैं और अगर हम लोग उसको कट कर कर देखते हैं, तो ये हमारा क्रॉस सेक्शन व्यू है प्लांट के अंदर का। ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारे पास क्रॉस सेक्शन व्यू को दिखाता है, और ये जो आगे के हैं ये हमारे अंदर के इसमें क्रॉस सेक्शंस में पार्ट्स होते हैं, जो कि हमको केवल माइक्रोस्कोपिक वे में ही देखने को मिल सकते हैं। ये जो हमारे पास आप लोग स्ट्रक्चर देख रहे होंगे, ये हमारे पास इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं फ्लोएम, और आप लोग इस वाले स्ट्रक्चर को देखते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं, इस वाले स्ट्रक्चर को परमानेंट टिश्यू। इसको बोलते हैं फ्लोएम। जाइलम, दिस इज कॉल्ड जाइलम, दिस इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू। So that large spaces between cells, intercellular spaces are found in the tissue। जो कि हमारे पास काफी ज्यादा गैप होता है सेल्स के बीच में, हम लोग उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। जो कि एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये जो सेल्स हमारे बीच में स्पेस को छोड़ते हैं हम लोग उसको बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। ये हमारे सेल्स के बीच में देखने को मिल सकते हैं आप लोगों को, और ये टिश्यू के भी बीच में आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आपको विजिबल हो जाएंगे। दिस टिश्यू प्रोवाइड सपोर्ट टू प्लांट एंड ऑल्सो स्टोर फूड। ये टिश्यू होता है, ये प्लांट के फूड को स्टोर करता है और उसको सपोर्ट भी करता है ग्रोथ में। इन सम सिचुएशन इट कंटेन्स क्लोरोफिल एंड परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये कुछ कंडीशन में ऐसी कुछ परिस्थिति आ जाती हैं जब ये क्लोरोफिल को बनाता है या उसको स्टोर करने में भी हेल्पफुल होता है। ये क्लोरोफिल को जब बना लेता है तो फिर ये परफॉर्म करता है हमारे फोटोसिंथेसिस को, एंड देन इट इज कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। जब ये हमारा क्लोरोफिल से फोटोसिंथेसिस को करता है तो हम लोग इसे बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, ये पेरेन्काइमा में 2 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज पेरेन्काइमा, फर्स्ट वन इज क्लोरेनकाइमा, सेकंड वन इज एरेन्काइमा। तो आप लोगों ने क्लोरेनकाइमा के बारे में तो पढ़ लिया है, और एरेन्काइमा इसी में ही आगे है, उसके बारे में भी पढ़ते हैं। इन एक्वेटिक प्लांट लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पेरेन्काइमा। जो हमारे पास एक्वेटिक प्लांट होते हैं और मरीन प्लांट होते हैं जो ओशियंस के अंदर होते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं एक्वेटिक प्लांट।
इसमें काफी ज्यादा एयर कैविटीज होती हैं जिसे हम लोग बोलते हैं पैरेन्काइमा। टू गिव बुयोयेंसी टू द प्लांट टू हेल्प देम फ्लोट। ये इसीलिए प्रेजेंट होती हैं क्योंकि ये प्लांट को फ्लो करा सकें वाटर अंडर द वाटर प्रेशर। सच ए पैरेन्काइमा टाइप इज कॉल्ड एरेन्काइमा। ये इस वाले जो सिचुएशन होती है इसको हम लोग बोलते हैं पैरेन्काइमा का एक टाइप जिसका नाम है एरेन्काइमा, जो कि मैंने आप लोगों को इस वाले डायग्राम में दिखाया था। यहाँ पे क्लोरेन्काइमा था, फर्स्ट वन इज क्लोरेन्काइमा, सेकंड वन इज एरेन्काइमा। ये आपको ये वाला भी देखने को मिल गया क्लोरेन्काइमा। जब क्लोरीन की प्रेजेंस में हमारा टिश्यू वर्क करता है और फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस करता है तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। और जब एक्वेटिक हमारे पास प्लांट्स होते हैं तो वो एक कंडीशन करते हैं यहाँ पर, उसको हम लोग बोलते हैं बुयोयेंसी, जो प्लांट को फ्लोट होने में हेल्पफुल करती है। जबकि प्लांट का काफी ज्यादा जो प्रेशर होता है वाटर का, जो प्लांट को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है, तो उसके अगेंस्ट ये फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबिलिटी को प्रोवाइड करती हैं। इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं पैरेन्काइमा का एक टाइप जिसका नाम है एरेन्काइमा। तो एरेन्काइमा में आप लोग लिख सकते हैं कि ये फ्लोटिंग, इट गिव्स फ्लोटिंग एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट while the ocean pressures destroy them। और क्लोरेन्काइमा में लिख सकते हैं when the chlorophyll performs photosynthesis then it is called क्लोरेन्काइमा। जब हमारे पास क्लोरोफिल परफॉर्म करता है फोटोसिंथेसिस को तो हम लोग उसको बोलते हैं क्लोरेन्काइमा। द पैरेन्काइमा ऑफ स्टेम्स रूट ऑल्सो स्टोर न्यूट्रिशन एंड वाटर। ये जो पैरेन्काइमा होता है हमारे पेड़ के तने में और जड़ों में, वो स्टोर करता है हमारे न्यूट्रिशन को और वाटर को। द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट इज ड्यू टू अनदर परमानेंट टिश्यू। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जो हमारे पेड़ में लचीलापन होता है, वो हमारा परमानेंट टिश्यू की वजह से आता है। जैसे कि आप लोग एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं, यहाँ पे ये एक ट्री है और ये इसकी लीव्स हैं। जब भी हमारे पास स्टॉर्म आता है तो ये हमारा ट्री होता है, वो स्टॉर्म के विंड प्रेशर के अकॉर्डिंग हेयर एंड देयर मूव करने लगता है। पर जो इसका ये नीचे का पोर्शन होता है वो अपनी अंडरग्राउंड रूट को सोइल में स्टक कर लेता है। इसीलिए ये स्टक कर पाता है क्योंकि इसके पास परमानेंट टिश्यू होता है। जो परमानेंट टिश्यू होता है ये हमारे लोअर स्ट्रक्चर ऑफ द रूट को एक जगह रहने में मदद करता है, जिसके थ्रू हमारे प्लांट डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। जब भी स्टॉर्म आता है तो ये फ्लेक्सिबल हो जाते हैं और अपने आप को सेव करते हैं इस वाली कंडीशन में। It allows easy bending in various part of a plant leaf stem without breaking। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, ये हमारे प्लांट को इधर और उधर झुकने में आसानी पहुंचाता है और हमारे प्लांट के जो अदर पार्ट्स होते हैं उनको भी मूव करने में हेल्पफुल होता है बिना टूटे। It also provides mechanical support to plant we can find। ये हमारे जो प्लांट होते हैं उसको मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। उससे पहले ये जान लेते हैं, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है। इसमें जो हमारे पास छोटे छोटे स्पेसेस एम्प्टी रह गए हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं इंट्रासेलुलर स्पेसेस। जब हम टिश्यू में देखते हैं तो उसका स्ट्रक्चर होता है वो काफी ज्यादा कंबाइंड होता है, पर इसके बीच में छोटे छोटे स्पेसेस लेफ्ट रह जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेसेस। और इस वाले डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, हम लोग वैक्यूल्स इसे बोलते हैं। ये जो आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, मैंने इसको सर्कल करा है, इसी को हम लोग बोलते हैं वैक्यूल्स, जो कि हमारे
स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा आसपास बने होते हैं और काफी ज्यादा बड़े स्पेस को कैरी करते हैं। दिस टिश्यू एंड लीफ स्टॉक्स बिलो द एपिडर्मिस। ये जो टिश्यू होता है वो लीफ के स्टॉक्स में होता है, अंडर द एपिडर्मस, एपिडर्मस के नीचे होता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग। ये जो हमारे पास सेल होता है, ये टिश्यू होता है, ये दोनों ही लिविंग होते हैं। elongated and irregularly thickened at the corner। ये इरेगुलरली शेप में होता है पर ये कोनों से, दोनों ही कोनों से काफी ज्यादा मोटा होता है। देयर इज वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस। इनके बीच में काफी ज्यादा छोटा सा स्पेस होता है, जैसा कि आप लोग इस वाले डायग्राम में देख सकते हैं। वेरी लिटिल स्पेस इंटरसेलुलर।